क्लेविटस जो एक सबसे खतरनाक डीमन लॉर्ड है, वो ये ठान लेता है कि उसने पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को जड़ से खत्म करना है। और जब वो इस काम में लग जाता है और सारे के सारे इंसानों को मारना शुरू कर देता है, तब एक छोटा सा बच्चा उसके दिल को पिघला देता है। जिसके बाद क्लेविटस इस पूरी दुनिया को खत्म करने का इरादा अपने दिमाग से निकालकर अपनी सारी पावर्स को गायब कर देता है और ह्यूमन वर्ल्ड में एक आम इंसान की तरह रहना शुरू कर देता है। अब ये सारा कुछ इस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ह्यूमन रेस को बचाना चाहता है या फिर उसे हमेशा के लिए तबाह कर देना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो एक विलेज में अपने डैड के साथ रहती है और वो एक मैप को देखकर ही पूछती है कि हमारी सिटी एथिया को छोड़कर बाकी सारा कुछ ब्लैक क्यों है। अरे बच्ची, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि उसके आसपास क्या है। हम बस यही जानते हैं कि वहाँ पर 4 डार्क बीस्ट राज करते हैं और जो भी उनके पास जाने की कोशिश करता है वो चारों डार्क बीस्ट उसे जान से मार देते हैं। पर हाँ, एक इंसान ऐसा आने वाला है जो कि एक डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके इन चारों के चारों डार्क बीस्ट को हमेशा के लिए ही खत्म कर देगा। एलिसिया भी ये सुनने के बाद काफी खुश हो जाती है। वो ये कहती है कि मैं भी बड़ी होकर एक हीरो बनूंगी ताकि मैं ये जान सकूं कि हमारी ये दुनिया कैसी है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिसिया बड़ी हो चुकी है और वो हीरोज के साथ मिलकर साउथ की तरफ जा रही है ताकि वो वहाँ के क्लेविटस को हरा सके। और आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हीरोज कोई आम इंसान नहीं है। इनके पास स्पेशल वेपन्स होते हैं जो कि सिर्फ हीरोज को ही दिए जाते हैं। जैसे ये सारे डार्क बीस्ट की टेरिटरी में पहुँचते हैं तो डीमंस इनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर ये सारे हीरोज अपने डिवाइन वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और एक एक करके सारे के सारे डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो क्लेविटस की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने एक के बाद एक काफी खतरनाक डीमंस आने शुरू हो जाते हैं। अब फाइनली इन सभी को मारने के बाद वो सारे क्लेविटस के पास पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर इन सभी के अंदर काफी जोश आ जाता है। चलो इसको भी खत्म करते हैं। पर अगले ही पल हम ये देखते हैं कि क्लेविटस इनके सरदार को एक ही झटके में खत्म कर देता है और एक एक करके सभी को भी मारना शुरू कर देता है, जिसको देखकर इन सभी की फट जाती है और इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें अब क्या करना है। तभी एलिसिया ये नोटिस करती है कि क्लेविटस सभी के ऊपर शैडो में से अटैक कर रहा है और वो सभी को इसके बारे में वार्न कर देती है। अब एलिसिया भी उसके काफी नजदीक पहुंच जाती है और क्लेविटस को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ये सारे सच में काफी ताकतवर हैं, क्योंकि पिछले 1000 सालों में आज तक कोई भी मेरे इतने करीब नहीं आया। पर क्लेविटस को ये बात समझ नहीं आती कि वो सारे यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर ये सारे मुझे यहाँ पर डराने के लिए आए हैं या फिर किसी और काम से, मैं उसका जवाब खुद ही ढूंढ लूंगा। एलिसिया क्लेविटस के सींग के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाती है, पर अगले पल हम ये देखते हैं कि क्लेविटस सबको ही जान से मार देता है। अगली सीन में क्लेविटस उस जगह पर आ जाता है जहाँ से ये सारे हीरोज उसे मारने के लिए आए थे और वो ये ठान लेता है कि वो इस पूरे के पूरे किंगडम को खत्म कर देगा। सारे के सारे सिपाही उसे रोकने का काफी ट्राई कर रहे होते हैं, पर वो एक एक को जान से मारना शुरू कर देता है। फिर हम किंग को देखते हैं जो इस बात को समझ जाते हैं कि क्लेविटस यहाँ पर आ चुका है और सारे के सारे हीरोज मारे जा चुके हैं। ये देखकर किंग उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर हीरोज के सारे हथियारों को बनाया जाता है और ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल लोग ही जानते हैं और ये काम करना इसीलिए जरूरी है। अगर ये जगह ही तबाह हो जाएगी तो कोई भी फ्यूचर में डार्क बीस्ट को हरा नहीं सकता। इस तरफ ये सिपाही क्लेविटस को रोकने का काफी ट्राई कर रहे होते हैं और क्लेविटस ये समझ जाता है कि इनके पास जो वेपन्स हैं वो मेरे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन हीरोज के पास कुछ अलग ही वेपन्स थे। यहाँ पर किंग ने भी इस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया होता है। तभी क्लेविटस सारी जगह को तबाह करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे और ह्यूमंस किस तरह की रेस है और वो मुझे मारना क्यों चाहती है? अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो मैं पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर दूंगा। पर किंग के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता और वो मारा जाता है। अगर ये सारे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो मुझे भी एक सेना बनानी चाहिए जिससे कि मैं सारे के सारे ह्यूमंस को खत्म कर पाऊं। तभी उसे यहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। उसकी माँ क्लेविटस से कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं सारी की सारी ह्यूमन रेस को खत्म कर दूंगा, तो इसको बचाने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। पर ये बच्चा काफी छोटा है और ये अभी पैदा हुआ है, तो इसका बाकी इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो प्लीज इसे बचा लो। पर क्लेविटस इन बातों को मानने से साफ इनकार कर देता है और वो ये कहता है कि भले ही अभी ये छोटा है लेकिन बड़ा होकर ये मेरे खिलाफ जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चलकर मुझे ही जान से मार दे। और हाँ, अगर तुम ये कह रही हो कि इस बच्चे की जान काफी इम्पोर्टेंट है तो मुझे ये प्रूफ करो। मैं इस बात को अभी प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर में ये बच्चा इस बात को खुद ही प्रूफ कर देगा। ये
खोलने के बाद उसकी माँ मारी जाती है। अब क्लेविटस ये डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को जिंदा रखेगा और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। जिसके बाद हमें इस लैंड के बारे में बताया जाता है जहाँ पर 5 अलग अलग तरह की ह्यूमन रेसेस रहती हैं और ये सारे ही एक दूसरे से काफी अलग हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि पानी में रहते हैं और किसी से भी मिलना पसंद नहीं करते और कुछ तो फॉरेस्ट में। और आखिर में एक ऐसी रेस आती है जिनका नाम है हाइडेनियंस और ये काफी प्राचीन है और साथ में मिस्टीरियस भी। ये रेस एक ऐसी चीज के बारे में जानती है जिससे बाकी लोग अनजान है और वो है आर्कनाइट से वेपन्स बनाना। फिर हमें दोबारा से लूना आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेविटस इस बच्चे को लेकर आ जाता है। ये बच्चा काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि ये काफी भूखा है। अब भाई क्लेविटस इसे दूध तो पिला नहीं सकता तो वो इसे बार बार स्ट्रेंथ दे रहा होता है। अब वो इसे एक गड्ढे के अंदर फेंक देता है जहाँ पर काफी सारे कीड़े इसे साफ कर देते हैं। मैंने इसकी माँ से वादा क्यों किया कि मैं इसे जिंदा रखूंगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और इस बच्चे की लाइफ ही ये बात डिसाइड करेगी कि आगे ह्यूमन रेस को जिंदा रखना है या फिर नहीं। एलिसिया की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। तभी वो ये देखती है कि किसी ने उसके डैड को जान से मार दिया है और अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्लेविटस उससे कहता है कि तुम्हारे बाकी के साथी मारे जा चुके हैं और अब बस तुम ही जिंदा हो। एलिसिया भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि क्लेविटस ने उसे जिंदा करने के लिए डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया। और भाई क्लेविटस ने ये काम इसीलिए किया होता है ताकि एलिसिया इस बच्चे को दूध पिला सके। पर सच बात तो ये है कि एक मदर ही एक बच्चे को दूध पिला सकती है, यानी कि एलिसिया को जिंदा करना एकदम बेकार गया। एलिसिया ये कहती है तुम प्लीज मुझे दोबारा से मार दो, जब तक तुम्हारे अंदर मेरी डार्क एनर्जीज हैं तो तुम मर नहीं सकती। और अभी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ मिलकर इस बच्चे को पालने वाले हैं और एलिसिया के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होता। अब एलिसिया उससे कहती है अगर तुम इस बच्चे को पालना चाहते हो तो तुम्हें पैसे देकर एक नर्स को खरीदना होगा जो कि इस बच्चे को एक माँ की तरह दूध पिला सकती है, पर मेरे पास ना तो कैश है और ना ही यूपीआई। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस माउंटेन का आर्कनाइट बेचने वाले हैं। ये सुनने के बाद क्लेविटस शहर की तरफ जा रहा होता है पर एलिसिया उसको रोक देती है कि तुम ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम एक काम करो ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे लेकर वहाँ पर जा सकती हूँ। पर क्लेविटस इस चीज के लिए नहीं मानता और वो अपनी बॉडी को एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर चेंज कर लेता है और यहाँ पर वो एक लड़की बन जाता है जिसका नाम है क्लैन और इस बच्चे का नाम है लूना। अब ये दोनों उसे लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में आने के बाद एलिसिया लूना को नहला रही होती है और वो ये नोटिस करती है कि जिस कपड़े में लूना को लपेटा गया था उस कपड़े से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि लूना हाइडेनियंस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि लूना एक लड़का है या फिर एक लड़की। अब अगले सीन में हम हाइडन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ पर एक बंदा क्राउन प्रिंस और बाकी लोगों को ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि हाइडेनियन से उस टेक्निक को चुराना चाहते हैं जिससे कि वो आर्कनाइट से वेपन्स बनाते हैं। इस तरफ एलिसिया क्लैन को बता रही होती है कि लूना एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। क्लैन कहती है कि मैंने उस जगह के कासल को तबाह कर दिया था और तभी मुझे लूना मिला। एलिसिया उससे कहती है कि सारे लोग इस बच्चे को लेकर काफी परेशान हो रहे होंगे क्योंकि रॉयल फैमिली ही इस बात को जानती है कि आर्कनाइट से वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं। ये सुनने के बाद क्लेविटस काफी हैरान हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो लूना को एक किंग बनाने वाला है और उसके जरिए वो सभी के ऊपर राज करेगा। क्लेविटस ये सारा कुछ इसीलिए करना चाहता है ताकि वो इस बात को ऑब्जर्व कर सके कि उसे इंसानियत को खत्म करना है या फिर नहीं। एलिसिया को ऐसा लगता है कि उसने क्लेविटस के सामने कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि उसे बोलना नहीं चाहिए था। और हाँ भाई, इससे एक काफी बड़ी गलती हो चुकी है और ऐसा भी हो सकता है कि ये बात आगे चलकर एक काफी बड़ी दिक्कत क्रिएट करे। एलिसिया ये सोचती है कि मैं लूना को इससे ले भी नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो क्लेविटस मुझे मारने के साथ साथ इस पूरी ह्यूमन रेस को भी खत्म कर सकता है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो लूना की रक्षा करेगी ताकि सारे लोग सेफ रह पाएं। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर क्लैन के सर पर अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एलिसिया ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा डीमन किंग इतनी आसानी से धाराशाही हो गया। तभी यहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि एलिसिया को भी बेहोश कर देते हैं और इन सभी को बंदी बनाकर कहीं लेकर जा रहे होते हैं। जब ये बैंडिट्स इन तीनों को लेकर जा रहे होते हैं तभी एलिसिया को होश आ जाता है। क्लैन उससे कहता है तो फाइनली तुम जाग चुकी हो, वैसे हम दोनों पकड़े गए। एलिसिया को ये सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाता है, तो तुम क्या कर रहे हो, चलो हमें बचाओ। अरे तुम टेंशन मत लो, लूना एकदम सेफ है। ये सुनने के बाद एलिसिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बॉडी में आने के बाद और भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये बॉडी कितनी कमजोर है। एलिसिया उससे कहती है कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भाई क्लैन के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है। वो ये कहता है कि जब तक मैं लूना को यहाँ का किंग नहीं बना देता तब तक मैं अपनी असलियत सभी के सामने नहीं लाऊंगा और इससे मैं ह्यूमैनिटी को काफी अच्छे तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अब एलिसिया उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताना शुरू करती है कि ये लोग काफी बुरे हैं जिन्होंने हमें पकड़ा है और
तुम इन्हें देखकर इंसानों के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके बाद ये सारे इन गुंडों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बंदा भागने का ट्राई कर रहा होता है। तभी एक गुंडा पीछे से चाकू फेंक कर उसे जान से मार देता है। तुम सारे एक बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार देंगे। अभी गुंडे एलिसिया को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं और यहीं पास में एक लड़की खड़ी हुई होती है जो क्लैन को अपने पास बुला लेती है। जैसे वो क्लैन के हाथ में एक छोटा सा बच्चा देखती है तो वो अपनी मेड से ही कहती है, सुनो इसका ध्यान रखना और हाँ तुम इसे दूध भी पिला देना। इस तरफ ये गुंडे एलिसिया को लेकर एक बंदे के पास आ जाते हैं जिसका नाम है रोको, और वो ये कहता है कि तुम सारे मुझे अपना बॉस कहो, पर ये बंदे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। तभी ये अपने गुलाम बैटी को बाहर निकालता है और इन दोनों को डराना शुरू कर देता है, जिससे इन दोनों की काफी ज्यादा फट जाती है। एलिसिया को देखकर रोको ये कहता है, अरे ओए लड़की, शायद से तुम इन आर्क नाइट्स को लूना माउंटेन से यहाँ पर लेकर आई हो। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के राजा ने अपने कुछ हीरोज को उस जगह पर भेजा था जिसमें एक लड़की भी थी, और ये बैटी जिसको देखकर सभी की फट जाती है, उसके सामने भी तुम काफी आराम से खड़ी हो, इसका मतलब तुम एक हीरो हो। यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि क्लेविटस ने उनके किंगडम पर अटैक कर दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब वो एलिसिया को डराने के लिए एक रेड कलर की ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि बिल्कुल हीरोज के वेपन की तरह है, और जो भी इस हथियार को छूता है वो सच में काफी ताकतवर बन जाता है। अब वो हंसते हुए ये कहता है कि मेरे पास ये जो स्वॉर्ड है वो एकदम नकली है, क्योंकि मैं भी इस बात को जानता हूँ सिर्फ हाइडेनियंस ही आर्क नाइट से वेपन्स बना सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग ऐसे हैं जो इन वेपन्स को खरीदने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, और यहाँ तक कि हाइडेनियंस का कासल भी तबाह हो चुका है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन नकली वेपन्स को बेचकर काफी मोटा पैसा कमाऊं। रोको बार बार एलिसिया को टॉर्चर कर रहा होता है। वो ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं असली वेपन्स भी अपने पास लेकर आ जाऊँ, जिससे मैं और भी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। और हाँ, ऐसा करने के बस दो ही तरीके हैं, या तो हाइडेनियंस के किंग मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दें, या फिर हम उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सोल्जर्स मारे गए हैं और वहाँ से उन वेपन्स को कलेक्ट करते हैं। रोको ये ट्राई कर रहा होता है कि एलिसिया उसे सारा कुछ बता दे, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती। रोको अपने साथियों से कहता है कि ये काम मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ कि तुम इससे सारा कुछ बाहर निकलवाओ, और वो भी खुश होकर उसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सीन में हम क्लैन को देखते हैं जो एक डार्क वर्ल्ड का किंग है, लेकिन वो यहाँ पर वेटरों वाले काम कर रहा होता है। अरे ओए छोटू, दो चाय लेकर आ, और वो इन सभी को काफी अच्छे से सर्व भी कर रहा होता है। क्लैन यहाँ पर इतना शांत इसलिए होता है क्योंकि लूना को मिल्क मिल चुका है, और इसलिए वो अपने सारे काम काफी आराम से कर रहा होता है। पर इस जगह की मालकिन को क्लैन के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। वो ये देखती है कि क्लैन के सर पर एक सींग है जिससे कि वो ओगर की तरह लग रहा है, पर उसकी आंखें और उसके बाल काफी अलग हैं। पर तभी अचानक यहाँ पर कुछ गुंडे नल को परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे घसीटकर यहाँ से ले जाते हैं और काफी बुरी तरह से मार रहे होते हैं। ये बात क्लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे काफी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो इन दोनों बंदों को जान से मार देता है। नल ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि क्लैन ने ऐसा क्यों किया। अब वो लूना को दोबारा से नल को सौंप देता है, जो कि उसे फिर से दूध पिलाना शुरू कर देती है। क्लैन उसके बारे में जानने का ट्राई करता है कि आखिरकार नल कौन है, और वो ये कहती है कि मैं इन गुंडों के बीच में ही पली बड़ी हूँ और मेरी माँ यहीं पर काम किया करती थी, जिन्हें ये लोग काफी परेशान किया करते थे, और जब मैं 12 साल की हुई तो वो मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई, और मैं उनके बारे में नहीं जानती कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुकी हैं। और अब लोगों ने उसकी माँ की जगह पर उसे मारना शुरू कर दिया था, और नल को इस बात का एहसास होता है कि उसकी माँ ने हमेशा ही उसकी जान बचाई है और वो खुद पिटती आई है। इस बार की ऑनर ने उसे अपने साथ रख लिया और तभी से वो यहाँ पर काम करती है। क्लैन उसकी सारी बातें काफी गौर से सुन रहा होता है और वो ये पूछता है कि मैंने तो ऐसा सुना है कि एक माँ ही एक बच्चे को दूध पिला सकती है, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है? क्या मेरा बच्चा मर चुका है। जब वो पैदा हुआ था वो तभी मारा गया। नल ये बताती है कि यही वो टाइम था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी मर जाऊंगी, पर तभी मुझे एक बच्चा मिला जिसे मुझे दूध पिलाना पड़ा, और तभी से मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई। वो ये कहती है तो इसलिए जब भी यहाँ पर कोई बच्चा आता है तो मैं उसे दूध पिला देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को सही से जी नहीं पाई, पर ये बच्चे तो जी सकते हैं। जब क्लैन उसकी ये सारी बातें सुनता है तो वो भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो नल को लेकर अपने साथ जाएगा, और वो ये कहता है क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? लेकिन नल उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे आते हैं जिन्हें मुझे दूध पिलाना पड़ता है। फिर हमें दोबारा से उन्हीं गुंडों को दिखाया जाता है जो कि एलिसिया को लेकर एक जगह पर जा रहे होते हैं। एलिसिया को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जिस जगह पर वो है ये एक पुरानी आर्क नाइट माइन है। यहीं पर कुछ गुंडे और भी खड़े होते हैं जो कि एक बंदे को पानी के अंदर भेज रहे होते हैं, और इस बंदे की काफी ज्यादा फट रही होती है। वो ये कहते हैं अगर तुम इस पानी के अंदर से उन वेपन्स को बाहर ले आए तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन भाई जैसे ये बंदा पानी के अंदर कूदता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक
मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं जो कि इस बंदे को एक ही झटके में कच्चा निगल जाते हैं। और भाई जो मॉन्स्टर्स हीरो तक को जान से मार सकते हैं तो ये तो फिर भी एक आम इंसान था। एलिसिया इन मॉन्स्टर्स को देखकर ये समझ जाती है कि ये तो पानी के डार्क बीस्ट हैं जो कि सच में काफी खतरनाक होते हैं। और ये डार्क बीस्ट आज से 300 साल पहले फ्लड में यहाँ पर आए थे और यही वो वजह थी जिससे इस माइन को बंद कर दिया गया था। और ये वाटर बीस्ट इतने ज्यादा खतरनाक है कि उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो भी इनके सामने टिक नहीं पाया था। एलिसिया इन सारे गुंडों के सामने उस हीरो के बारे में बताना शुरू करती है। वो ये कहती है कि वो हीरो जिस शॉट का इस्तेमाल करता था उससे वो पानी को भी स्प्लिट कर सकता था और मैं ये जानती हूँ कि तुम उसी शॉट को लेने के लिए यहाँ पर आए हो। ओह अच्छा, तो तुम ये सारी कहानी पहले से ही जानती हो, तो इसका मतलब तुम्हारे वेपन का भी एक नाम होगा। जल्दी से हमें बता दो, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि तुमने उस बंदी के साथ झूठा वादा किया था। अगर तुम उसे बचाना चाहते तो तुम उसे रस्सी से भी बांध सकते थे। अरे ओए, ज्यादा घड़ी चतुर बन रही के, अब आगे हो। ब्रिज के उस तरफ कुछ और लोग खड़े होते हैं जो कि एलिसिया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सामने से एक लंगूर टपकता है जो कि एलिसिया को छूने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। लेकिन भाई ये बंदा इस बात को नहीं जानता कि ये दिन उसका आखिरी दिन है। तभी एलिसिया अपने शोल्डर को डिसलोकेट करके इस बंदे को पकड़ लेती है और सीधा ही नीचे कूद जाती है, क्योंकि एलिसिया इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि जब तक उसकी बॉडी के अंदर क्लेविटस का डार्क फ्लूइड है तो वो मर नहीं सकती। और इसीलिए भाई वो बिना डरे इस बंदे को लेकर सीधा नीचे कूद जाती है। अभी सारे गुंडे एलिसिया को मरा हुआ देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा फट रही होती है। अगर इसके बारे में हमारे बॉस को पता लगा तो वो हमारी खाट खड़ी कर देगा। लेकिन एलिसिया अब भी जिंदा है, पर वो काफी दर्द में होती है और उसे अपनी गर्दन के नीचे कुछ भी फील नहीं होता, यानी कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी टूट चुकी है। मुझे काफी दर्द हो रहा है और मेरी बॉडी से काफी ब्लड भी बाहर निकल चुका है। अगर अभी मैं यहाँ से नहीं निकली तो वो गुंडे दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे। पर तभी अचानक उसका ब्लड मूव करने लग जाता है और उसके सामने क्लेविटस का एक छोटा रूप आ जाता है। वो ये कहता है, अरे ओए पगली, तुमने पहले ही काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर दिया है। अगर ऐसे ही ये खून बाहर निकलता रहा तो तुम मारी जा सकती हो। वो तो ये ब्लड ही है जिसकी वजह से तुम अब भी जिंदा हो। क्लेविटस ये सारा कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि एलिसिया अब भी उसके काफी ज्यादा काम की है। जब तक तुम्हारे अंदर मेरा ये ब्लड है तो तुम ठीक होती रहोगी और जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। तो अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे सही क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? अब वो इसे सारी बातें बतानी शुरू कर देता है जो कि उसके साथ पीछे हुई हैं। मैंने नल को मनाने की काफी कोशिश की पर उसने मुझे मना कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकती हो? ये सारा कुछ इसीलिए क्योंकि नल इस बात को जानती है अगर तुमने उसे आजाद भी कर दिया तो ये गुंडे उसके पीछे आ जाएंगे और तुम दोनों को ही जान से मार देंगे। लेकिन अगर तुम उसे विश्वास दिला दो कि तुम उसे बचा सकते हो तो शायद वो तुम्हारे साथ चल सकती है। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं उसके लिए ये सारा कुछ क्यों करूँ? और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता लगे कि मैंने लूना माउंटेन छोड़ दिया है, वरना इससे काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद क्लेविटस एलिसिया से ये कहता है कि मेरे ख्याल से ये काम तुम भी कर सकती हो और वैसे भी एक हीरो इतने सारे गुंडों को तो आराम से हरा ही सकता है। एलिसिया इस बात के लिए मना कर रही होती है पर अगली पल क्लेविटस उसकी सारी की सारी टूटी हुई हड्डियों को दोबारा से जोड़ देता है और वो एकदम सही हो जाती है, जिसको देखकर इन सारे गुंडों की फटनी शुरू हो जाती है और साथ में चड्डी भी टाइट हो जाती है। पर एलिसिया भी काफी जोर जोर से चिल्ला रही होती है क्योंकि इससे उसे काफी पेन होता है। अभी सारे गुंडे डिसाइड करते हैं कि वो इसे पकड़कर जबरदस्ती वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर इसके साथियों के वेपन्स हैं। जैसे ही एक गुंडा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो एलिसिया उसके एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पीछे गिरा देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपनी पे आना होगा। ये बोलते ही वो अपनी सारी बेड़ियां तोड़कर इन सभी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्लैन भी लूना को लेकर बाहर आ जाता है और ये दोनों नल को ढूंढ रहे होते हैं। जाते हुए क्लैन ये बता रहा होता है कि एलिसिया काफी स्ट्रॉन्ग है और वो पहली ऐसी इंसान है जिसने मेरे सींग के ऊपर अटैक किया था। इस तरफ नल भी दोबारा से कार्मे के पास आ जाती है और कार्मे उसे देखकर काफी खुश होती है कि नल अब भी जिंदा है और वो सही सलामत है। पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड होती है कि इतना मार खाने के बाद भी नल अब भी काफी खुश है और वो ये कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। कार्मे उससे कहती है कि जो भी एक बार यहाँ पर आ जाता है उसके लिए बाहर की दुनिया एकदम खत्म हो जाती है। पर तुम ये सारा कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी है और वो कैसी लगती है। जैसे ही वो ये कहती है कि आज मुझे किसी ने बाहर जाने के लिए पूछा था, तभी कार्मे उसकी एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये दुनिया काफी जालिम है और लोग हमें इस्तेमाल करने के बाद हमें फेंक देते हैं। और वैसे भी तुम काफी भद्दी हो, तो मुझसे पहले किसने तुम्हें बाहर जाने के लिए पूछ लिया? इन दोनों की ये सारी बातें रोको भी सुन लेता है
और वो यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर कार्मी काफी शॉक्ड हो जाती है। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे नल से बात करनी है। तभी रोको उसे लेकर यहाँ से चला जाता है। कार्मी उसे रोकने का काफी ट्राई कर रही होती है। अगर ये चली गई तो यहाँ के बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। तभी क्लैन और लूना भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्लैन उससे पूछता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकती और हमारे पास अब दूध नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ। पर जैसी वो क्लैन की आंखों में देखती है तो उसकी फटकर चार हो जाती है। क्लैन उससे कहता है तुम मुझे सारा कुछ एक्सप्लेन करो। इस तरफ रोको नल को लेकर एक केव में आ जाता है और वो अंदर जाते हुए काफी ज्यादा डर रही होती है। वो ये कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ। अब रोको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये एक माइन है और मैंने इस जगह पर काफी ज्यादा रिसर्च की है। और अगले पल यहाँ की बत्ती गुल हो जाती है और जैसे रोको लैंप को ऑन करता है तो नल ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि उसके सामने बैटी खड़ा हुआ है। रोको उससे कहता है कि आज तुमने हमें धोखा दिया है और तुम शायद ये बात नहीं जानती कि मैं डीमंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो यहाँ से भागने का ट्राई करती है और बैटी भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है। मैंने गलती करी आज उस हाथ को ना थाम कर, अगर आज मैं वो हाथ पकड़ लेती तो शायद मैं जिंदा बच पाती। अगली पल हम ये देखते हैं कि बैटी उसे खा जाता है। तभी लूना और क्लैन भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो ये कहता है कि तुम रो मत, शिकार बनना और शिकार करना ये दोनों ही इंसानों और डीमंस में कॉमन है। क्लैन अब भी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज होता है कि ये डीमन जो इतना स्ट्रॉन्ग है वो इस छपरी की बात क्यों मान रहा है और मेरे ख्याल से ये रूल्स के खिलाफ है। बैटी इसे जान से मार दो। पर बैटी की तो पहले ही हवा टाइट हो रही होती है और वो नल को बाहर उगल देता है। लूना उसे लेकर साइड में आ जाता है। बैटी की हालत पहले से काफी खराब हो रही होती है। रोको उसे शांत करने का ट्राई करता है पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि नल और लूना यहाँ से गायब है। शायद से तुम एक मैजिशियन हो। लेकिन क्लैन को मैजिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती। रोको उससे कहता है अगर तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो चलो मैं तुम्हें इसके बेसिक्स समझाता हूँ। अब वो एक लिक्विड को बाहर निकाल कर ये कहता है क्या तुम ये देख रहे हो, यही मेरा मैजिक है जिससे कि मैं अभी तक छोटे मोटे ट्रोल को ही कंट्रोल कर पाया था, लेकिन आगे मैं बड़े डीमंस को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। अगली पल वो इस चीज को फायर के साथ मिला देता है जिससे बैटी दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसके कंट्रोल में आ जाता है। तभी बैटी क्लैन के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। क्लैन ये सोचता है कि एलिसिया ने मुझे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस तरफ एलिसिया भी सारे के सारे गुंडों को सबक सिखा रही होती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एलिसिया के डैड उसे स्वॉर्ड चलाना सिखा रहे होते हैं। वैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनना है तो मैं क्या करूँ? अगर तुम सच में ये करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और अपने दुश्मन को मारते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। इससे तुम्हारी और स्वॉर्ड की स्पीड कम हो सकती है। अब रियलिटी में एलिसिया इन सारे गुंडों को ठिकाने लगा रही होती है पर तभी एक गुंडा उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। एलिसिया को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो अकेले इन सारे गुंडों को हरा नहीं सकती। ये सच में काफी ज्यादा हैं और इन सभी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसके लिए वो लेक की तरफ भागना शुरू कर देती है, यानी कि वो लेक में कूदने वाली है। इन सारे गुंडों को ऐसा लगता है कि एलिसिया इसके अंदर नहीं कूदेगी क्योंकि पिछले 300 सालों से इस लेक में जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। तभी एलिसिया एक एक्स को उठाकर कुछ रस्सियों को काट देती है और ये सारे के सारे लोग उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद ये सारे गुंडे उसे पकड़ने के लिए इन डंडों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जैसे एलिसिया एक और रस्सी को काटती है तो ये सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने वाले सारे के सारे बंदे डार्क बीस्ट का खाना बन जाते हैं। बचे हुए गुंडे ये देखकर काफी शॉक थे कि एलिसिया यहाँ से गायब है, पर वो तो पानी के अंदर है ताकि वो उस स्वॉर्ड को हासिल कर सके जो कि उस पुराने लेजेंडरी हीरो की है। एलिसिया इस लेक में काफी अंदर जा रही होती है। वो ये सोचती है कि मुझे अपनी सांसों को बस तब तक रोकना है जब तक कि मैं नीचे ना पहुंच जाऊं। लेकिन भाई इस लेक के अंदर एक और डार्क बीस्ट है जो कि नीचे एलिसिया का इंतजार कर रहा है, पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान है। अब एलिसिया धीरे धीरे पानी के अंदर जा रही होती है और इससे वो काफी घबरा जाती है। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये काम इतना मुश्किल होगा। यहाँ पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और एकदम सुन्न हो जाता है। एलिसिया ये सोचती है कि भले ही मेरे दिमाग को ये पता हो कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे काफी दर्द हो रहा है। अब जैसी वो किसी चीज से टकराती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो नीचे पहुँच चुकी है और उसे यहाँ पर हीरो की स्वॉर्ड भी चमकती हुई नजर आती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने का ट्राई करती है क्योंकि वो ये जानती है कि अगर उसने एक बार इस स्वॉर्ड को पा लिया तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ दोबारा से एनहेंस हो जाएगी और वो यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकती है। पर जैसी वो इस स्वॉर्ड को छूने वाली होती है तभी ये मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है, जिसको देखकर एलिसिया की काफी ज्यादा फट जाती है। लेकिन एलिसिया ने इस स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है, पर ये मॉन्स्टर उस स्वॉर्ड के साथ ही एलिसिया को अपने मुंह के अंदर खींच लेता है। तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि एलिसिया तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद वो इस बीस्ट के मुंह से बाहर
निकल जाती है और ऊपर जाने का ट्राई कर रही होती है। वो ये सोचती है कि ये बीस्ट इस पानी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही वो रीजन होगा कि वो हीरो यहाँ पर हारा है, क्योंकि इस बीस्ट को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये इस दुनिया का है। और भाई ये डार्क बीस्ट हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं और न जाने कितने 100 सालों तक सोते हैं। एलिसिया ये सोचती है कि पक्का किसी ने यहाँ पर माइनिंग करके इस वाटर बीस्ट को जगाया है और मैं बिना ऑक्सीजन के इससे फाइट नहीं कर सकती, तो मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा। एलिसिया अपने सामने आने वाले सारे के सारे वाटर बीस्ट को काटते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन फाइनली ये वाटर बीस्ट भी बाहर आ चुका है, जिसको देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद ये बीस्ट सभी को मारना शुरू कर देता है। एलिसिया उसके टेंटिकल्स को काटना शुरू करती है, पर वो ये समझ जाती है कि वो अकेले इस बीस्ट को हरा नहीं सकती। इन सारे गुंडों की हालत काफी खराब हो जाती है। प्लीज एलिसिया हमारी हेल्प करो, तुम एक हीरो हो तो प्लीज हमें बचा लो। ओ अच्छा, अब आए ना लाइन पे, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं जिसके अंडर काम कर रही हूँ वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसके जाते ही ये सारे गुंडे मारे जाते हैं। एलिसिया इस बीस्ट को देखकर ये कह रही होती है कि भले ही मैं इसे मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। क्लैन को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि एलिसिया ने अपना काम कर दिया है, यानी कि उन सारे के सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया है। तुम जानते थे ना कि मैं किससे फाइट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन इस वक्त मैं भी काफी दिक्कत में हूँ। मेरे सामने एक ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता और तुमने भी मुझे मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्लैन की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये बंदा काफी दिक्कत में है, पर अगली पल हम ये देखते हैं कि इसने बैटी को बड़ी आराम से हरा दिया है। पर रोको अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका है। एलिसिया भी भागते हुए क्लैन के पास आ जाती है। वो ये देखती है कि चारों तरफ रेड स्मोक है। क्लैन ये सोचता है कि ये बात काफी अजीब है कि इस स्मोक का असर ना तो तुम्हारे ऊपर हो रहा है और ना ही किसी नॉर्मल एनिमल के ऊपर, और वो ये समझ जाता है कि ये मैजिक सिर्फ डार्क बीस्ट के ऊपर ही काम करता है। क्लैन के मन में ये भी ख्याल आता है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर आसानी से इस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर सकता है, पर इससे लूना को भी काफी खतरा है, तो वो ऐसा नहीं करता। एलिसिया, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो और क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ, मैं इसके बारे में जानती तो हूँ, लेकिन मैं मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं जानती। साथ में वो ये कहती है कि मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए आर्क नाइट की जरूरत होती है और जो भी इसकी रियल पावर्स को जानते हैं वो आसानी से मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तुम भी एकदम यूजलेस हो। एलिसिया उससे पूछती है, तुम मुझे ये बताओ, अगर लूना मर गया तो तुम क्या करोगे? ये सवाल काफी अजीब है, पर एक बात तो सच है, अगर लूना मारा गया तो मेरा ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और मैं सभी को जान से मार दूंगा। ये दोनों उन्हें ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, पर वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारा ब्लड है, यानी कि कोई नल को यहाँ से घसीट कर आगे लेकर गया है। अगली पल हम ये देखते हैं कि नल अब भी जिंदा है और वो लूना को बचाने के लिए काफी मार खा रही होती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूना के रोने से इस बंदे का ये मैजिकल लैंप टूट जाता है, जिससे रोको को इस बात का एहसास हो जाता है कि लूना सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ओह, तो ये बच्चा हाइडीनियंस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो चलो इसे बाहर लेकर चलते हैं। तभी एलिसिया और क्लैन यहाँ पर आ जाते हैं। रोको इन दोनों को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो और मेरे बाकी साथी कहाँ पर हैं? क्लैन उससे कहता है कि तुम्हारे सारे के सारे साथी डार्क बीस्ट का खाना बन चुके हैं। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस बच्चे की उंगलियों को काट दूंगा, पीछे हट जाओ। लेकिन भाई क्लैन को इससे धेले पैसे का फर्क नहीं पड़ता और वो इसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है। एलिसिया उसको रोक देती है। देखो, मैं हाइडीनियंस की इस सॉर्ड को बाहर लेकर आ चुकी हूँ। अगर तुम्हें ये सॉर्ड चाहिए तो तुम इसे दीवार से निकाल सकते हो, पर इसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा। ओह, तो वैसे मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे हाइडीनियंस की सॉर्ड इतनी आराम से दे रही हो, पर इससे एक बात तो साफ है कि ये बच्चा हाइडीनियंस की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और तुम्हारी शक्ल देखकर ये बात काफी अच्छे से कंफर्म हो रही है कि ये बच्चा काफी कीमती है। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाकी साथियों की सॉर्ड्स कहाँ पर हैं? एलिसिया उसे सारा कुछ बता देती है कि उसके साथियों की सॉर्ड लूना माउंटेन की गहराइयों में है। अगर तुम उन्हें पाना चाहती हो तो ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन सॉर्ड्स को हासिल नहीं कर सकता? ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगली पल हम ये देखते हैं कि वो एक मैजिकल पाउडर का इस्तेमाल करता है और साथ में लूना की मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे रोको यहाँ से भागने का ट्राई करता है, तभी एलिसिया उसे बीच में से काट देती है। तुमने ये कैसे किया? क्या तुम मुझे देख पा रही हो? अबे ओए घनचक्कर, हम तुम्हें देख नहीं सकते पर तुम्हें सुन तो सकते हैं ना। और वैसे भी लूना रो रहा है और इसी बेवकूफी की वजह से तुम मारे गए। लूना के ऊपर से मैजिकल पाउडर हटाते ही वो भी विजिबल हो जाता है। एलिसिया क्लैन से कहती है, अगर तुम
तुम लूना को बचाना चाहते हो तो तुम्हें नल को दोबारा से जिंदा करना होगा। क्लैन इस चीज के लिए मना करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। एलिसिया इस पर काफी गुस्सा हो जाती है और उसकी ये डांट क्लैन के ऊपर काम कर जाती है। वो ये कहता है कि मुझे इसे बचाने के लिए डार्क ब्लड की जरूरत पड़ने वाली है और जब तक मैं इसे ठीक करूंगा तो तुम्हें मरना होगा। वैसे भी मैं एक हीरो हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगली पल वो एलिसिया की बॉडी में से डार्क ब्लड को बाहर निकाल देता है और नल को दोबारा से जिंदा कर देता है। क्या तुमने मुझे दोबारा से जिंदा किया? एलिसिया की बॉडी से सारे के सारे जान प्राण बाहर निकल चुके हैं, पर अगली पल वो दोबारा से उठकर बैठ जाती है। अभी ओए मेरी स्वॉर्ड कहाँ पर है? लूना भी अब सही हाथों में आ चुका है। क्लैन ये पूछता है क्या तुम अब हमारे साथ बाहर चलने के लिए रेडी हो? और नल अपनी पुरानी गलतियों से बचते हुए इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर क्लैन एलिसिया को परेशान कर रहा होता है और उससे वो हीरो वाली स्वॉर्ड लेकर उससे ये कहता है कि जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। नल भी अपनी सारी पैकिंग करके यहाँ पर आ जाती है। एलिसिया ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि नल ने इतना वेट कैसे उठाया हुआ है। एलिसिया ये बहाना कर रही होती है कि उसे एक स्वॉर्ड चाहिए और वो क्लैन से ये परमिशन मांगती है कि अंदर रोको के बॉक्स में काफी सारी स्वॉर्ड हैं, क्या मैं जाकर एक ला सकती हूँ? परमिशन मिलते ही वो एक स्वॉर्ड को लेने के लिए यहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं। नल उसे कहती है कि ये जगह काफी खाली हो चुकी है और यहाँ पर मेरी माँ की यादें हैं। ये जगह खाली देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा है। एलिसिया को इस कमरे के अंदर कुछ पैसे और एक स्वॉर्ड मिल जाती है जिसको पाकर वो काफी ज्यादा खुश है। पर तभी यहाँ पर क्लैन उड़ता हुआ आता है जिसकी हालत काफी टाइट हो जाती है। वो ये कहता है कि सच में ये बॉडी काफी कमजोर है। एलिसिया भी इस बंदे को देखकर ये समझ जाती है कि ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। अचानक से ये बंदा एलिसिया के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। एलिसिया भी इसके सारे अटैक्स को रोकने का काफी ट्राई कर रही होती है, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक स्क्रैच लग जाता है। अब ये बंदा विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एलिसिया को इस घर से बाहर फेंक कर मारता है, जिसके बाद ये बंदा भी बाहर आ जाता है। तुम सच में काफी टफ हो, लेकिन मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे बस उस बंदे से मतलब है। लगता है तुम मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब वो काफी स्पीड से इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है और जैसे ये उसे मारने वाली होती है तभी क्लैन उसको रोक देता है और इसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। क्लैन उसके एक जोरदार मुक्का मारकर उसे होश में लाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एलिसिया इस बंदे को जान से मारने वाली है, पर इस बंदे की किक एलिसिया के चितड़े भी उड़ा सकती थी, जिसके बाद ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। वो बंदा ये कहता है कि मैं तो यहाँ पर रोको को ढूंढने के लिए आया हूँ जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल करता है और इस लेडी के अंदर से डार्क बीस्ट की स्मेल आ रही है। और ये सारा झमेला इसलिए होता है क्योंकि इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि वो इंसान क्लैन ही है जो कि डार्क बीस्ट को कंट्रोल करता है। जिसके बाद क्लैन नल को यहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ में लूना को भी, और वो इस बंदे को देखकर ये समझ जाता है कि ये बंदा किसी डार्क बीस्ट के अंडर काम करता है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बंदा वेस्ट की लॉर्ड ज़ेवथियर के अंडर काम करता है और कोई भी इसकी रियल फॉर्म को देख नहीं पा रहा है। तभी ये डार्क बीस्ट जिसका नाम है गाट, वो ये कहता है कि तुम इस सभी के बारे में कैसे जानते हो। ये बोलते ही वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और वो ये कहता है कि जैसे क्लेविटस ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहता है, वैसे ही वेस्ट की लॉर्ड ज़ेवथियर भी ऐसा ही सोच रही है। गाट उससे ये कहता है अगर तुम भी एक डार्क बीस्ट हो तो मुझे अपनी फॉर्म दिखाओ। तभी क्लैन अपनी एक पूंछ यहाँ पर बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर एलिसिया काफी शॉक्ड हो जाती है। मेरे सामने दो ऐसे डार्क बीस्ट हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक हैं और वो ह्यूमंस की तरह दिखते ही नहीं बल्कि बात भी करते हैं। एलिसिया ये बात सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाती है कि क्लेविटस के अलावा भी काफी सारे डार्क बीस्ट हैं जिनके बारे में ये हीरोज जानते तक नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि सारे डार्क बीस्ट ऐसा कर सकते हैं? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कुछ ही डार्क बीस्ट ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस की तरह चेंज हो सकते हैं और बातें कर सकते हैं। गार्ड गुस्से में आकर ये कहता है कि ये तो एक हीरो है, तो ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? पर क्लैन सारी बातों को संभालते हुए ये कहता है कि ये सारे मेरे कंट्रोल में है और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ह्यूमन रेस कैसे काम करती है और वो कैसे रहते हैं। अब क्लैन उससे ये कहता है कि जिस ज़ेवथियर को मैं जानता हूँ वो तो ह्यूमंस को ऑब्जर्व करती है, तो उसके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि उसे इंसानों को खत्म करना है। जिसके बाद गार्ड उसे सारी बातें बताता है कि कुछ टाइम पहले डार्क बीस्ट के काफी सारे बच्चे गायब हो गए थे और वहाँ से एक पोशन मिला है जिससे ज़ेवथियर को ऐसा लगता है कि इसके पीछे ह्यूमंस हैं। गार्ड को भी यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि वो यहाँ पर रिसर्च कर सके। अगर ज़ेवथियर की थ्योरी सच हो जाती है तो वो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देगी। ये सारी बातें सुनने के बाद
क्लैन उससे कहता है कि तुम जिस इंसान को यहाँ पर ढूंढ रहे हो मैंने उसे ऑलरेडी ही जान से मार दिया है, और साथ में उस डार्क बीस्ट को भी जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। पर वो ये कहता है कि यहाँ पर सिर्फ डार्क बीस्ट के ही बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, साथ में इंसानों के भी काफी सारे बच्चे हैं जो गायब हो चुके हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कारम क्लैन को ये बता रही होती है कि यहाँ पर कोई भी लेडी माँ नहीं बन सकती, और नल एक बेवकूफ थी जिसने ऐसा किया। प्रेजेंट में क्लैन भी ये सारी बातें समझ जाता है कि डार्क बीस्ट के बच्चों के साथ साथ इंसानों के बच्चे भी गायब हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। एलिसिया ये कहती है कि मैं मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं जानती, पर शायद से मैं उन लोगों के बारे में जानती हूँ जो कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो ये कहती है कि पहले जब फाइट हुआ करती थी तो पहले लोग वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, और बाद में आए विजर्ड्स जिन्होंने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और बैटल में किसी का भी हारना या जीतना इस बात पर तय करता है कि किसके पास कितने विजर्ड्स हैं और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। साथ में वो ये भी कहती है कि जिसने पहली बार विजर्ड्स को बैटल में उतारा था वो इंसान ये है जिसका नाम है ड्रेल, और इसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है, और ये वही इंसान है जिसने मेरे डैड को मारा है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ड्रेल अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ हाइडन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर यहाँ पर एक और आर्मी उन सभी को रोकने के लिए पहले से ही तैनात है, और इस आर्मी का जनरल जिसका नाम है रॉड वो ये पूछता है कि सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं। ये लड़की कहती है कि हमारी सारी एडवांस फोर्स खत्म हो चुकी है, और जनरल ड्रेल अपनी आर्मी के साथ साउथ की तरफ आ रहा है, यहाँ तक कि वो लोग गिनती में 50,000 हैं। रॉड ये कहता है हमारी सेना काफी कम है, हम बस 6 ही हजार हैं, और वो लोग काफी सारे हैं और काफी तेजी से हाइडन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये सोचता है अगर हम वेस्ट के गेट से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएं तो शायद हम उन्हें रोक सकते हैं, और इसके लिए हमें हाइडेनियंस का साथ चाहिए, पर वहाँ से हमें अभी तक कोई भी हेल्प नहीं आई है और न ही कोई रिस्पॉन्स। अभी दोनों इस बात को लेकर काफी पैनिक हो रहे होते हैं कि क्लाइवेटस ने हाइडेनियंस पर अटैक कर दिया है, और इसलिए ड्रेल यहाँ पर आया है। अगर उसके हाथों में वो जगह लग गई जहाँ पर ये हथियार बनाए जाते हैं तो हमारे भी सारे के सारे हथियार हमसे छिन जाएंगे। तभी एक सोल्जर यहाँ पर आकर बताता है कि ईस्ट का एक गेट खुल चुका है, और ये करने वाला एक विजर्ड है जो कि ड्रेल का साथी है। ये सारे यहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि वो हाइडन पर अपना कब्जा कर सकें और लूना को भी ढूंढ सकें, जो कि हाइडन का एक लौता वारिस है जो कि अभी क्लैन और उसके साथियों के पास है। अब ड्रेल को भी इस बारे में पता लग जाता है कि वो सारे कहाँ पर जा रहे हैं, जिसके बाद वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड को उनके पीछे भेज देता है जिसका नाम है मिन्नार्ड। अब ये सारे आगे आ जाते हैं जहाँ पर क्लैन नल के लिए कॉफी बनाता है, और वो ये पूछती है कि गार्ड का क्या हुआ, उसने हमारी बातों पर यकीन कर लिया है और वो दोबारा से अपनी जर्नी पर निकल गया है। एलिसिया भी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पर आ जाती है। वो ये कहती है कि हाइडन की हालत काफी खराब है, किंग के मर जाने के बाद सारा कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। वो ये कहती है कि एस्लिन ने भी उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो भी उनका सामना नहीं कर पाए क्योंकि वो मैजिक के मामले में उनसे काफी पीछे हैं। एलिसिया ये बता रही होती है कि हाइडन में ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि उस जगह को ऑपरेट कर सके जहाँ से वेपन्स बनाए जाते हैं। इसका रीजन एकदम साफ है कि वहाँ के किंग ने अपने किंगडम के अंदर मैजिक को बैन किया हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई भी विजर्ड नहीं है। अब इन सारी टेंशनों को साइड में रखते हुए ये सारे कॉफी को एंजॉय करते हैं। नल भी लूना को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसे दूध पिला सके, जिसके बाद एलिसिया नल की तारीफें कर रही होती है, पर क्लैन को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई न कोई खिचड़ी बन रही है, और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो और मेरे ख्याल से तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रही हो। ये सुनने के बाद एलिसिया काफी शॉक्ड हो जाती है। वो ये कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। एलिसिया उसे ये कहती है कि तुम ये चाहते हो ना कि लूना किंग बने, लेकिन अभी जैसे हालात हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आगे ऐसा हो पाएगा। वो ये कहती है कि बोरिटो ने हाइडन को उड़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। क्लैन ये कहता है अगर ऐसा हो भी गया तो मेरे प्लान में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो क्लैन को समझाने की काफी कोशिशें कर रही होती है। अगर एक बार उन्होंने हाइडन पर अपना कब्जा कर लिया और लूना को ढूंढ लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि लूना वहाँ का किंग कभी भी ना बने, और लूना को देखकर ये कोई भी बता सकता है कि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अगर लूना एक बार उनके हाथ लग गया तो उनके हाथ में काफी सारे सीक्रेट्स लग जाएंगे जो कि बस हाइडन ब्लड लाइन में ही पाए जाते हैं। और इस काम को करने के लिए उन्होंने जिस इंसान को भेजा है उसका नाम है ड्रेल, जिसने मेरे फादर को भी मारने के लिए जमीन आसमान को एक कर दिया था, यानी कि वो इंसान एक ड्रैगन स्लेयर है और काफी खतरनाक भी। फिर हमें एक पास्ट
लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रेल एलिसिया के डैड के सामने खड़ा होता है और उसने इसके डैड की हालत काफी गंदी कर दी होती है। एलिसिया को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और जैसी वो स्वॉर्ड उठाने वाली होती है उसके डैड उसको रोक लेते हैं। बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम्हें एक हीरो बनना है और इससे फाइट करने के बाद तुम एक हीरो नहीं बन पाओगी। यही वो टाइम था जब एलिसिया के डैड ने उससे ये प्रॉमिस करवाया था कि वो एक हीरो बनेगी। जैसी वो ये प्रॉमिस करती है तो उसके डैड यहीं पर मारे जाते हैं। क्लैन को भी ये बात समझ नहीं आती। वो ये सोचता है कि एक वक्त वो था जब मैं इस किंगडम को हमेशा के लिए ही खत्म करने वाला था और अब मैं इसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। एलिसिया उससे कहती है अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्लैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुककर इन दोनों की ही देखभाल करनी है। अगर तुम मेरे साथ वहाँ पर जाओगी तो सभी को मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि एक ह्यूमन डीमन के साथ मिली हुई है। क्लैन को वहाँ पर जाने से एक और फायदा होने वाला है जिससे कि वो विज़र्ड्स की पावर्स को भी काफी आसानी से और काफी अच्छे से समझ सकता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुमने अपने फादर से प्रॉमिस किया है कि तुम ड्रेल के साथ नहीं लड़ोगी। उसके फादर ने भी उससे कहा था कि ड्रेल के साथ फाइट करने से वॉर हो सकती है, तो तुम ये कभी भी मत करना, ये एक हीरो का रास्ता नहीं है। जिसके बाद एलिसिया ये कहती है कि मैं अब एक हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक लाश हूँ जो कि एक डीमन बीस्ट के ब्लड से चल रही है, तो मैं अपने डैड का बदला ले सकती हूँ। अब क्लैन उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने हीरो बनने का फैसला क्यों किया था। एलिसिया ये बताती है ताकि मैं इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकूं और साथ में इसे एक्सपैंड भी कर सकूं। तुमने लूना के वर्ल्ड को पहले ही एक्सपैंड कर दिया है, तो सच में तुम एक हीरो हो। ये बोलने के बाद क्लैन अपने असली रूप में आ जाता है और हाइडन के लिए निकल जाता है। इस तरफ बोरुटो की आर्मी ने हाइडन को तबाह करने के लिए अपना पूरा इंतजाम कर लिया होता है। साथ में एस्लिन भी उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। फिर हमें दोबारा से उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि पहले लूना को ढूंढ रहा था। अब अगली सीन में हम एलिसिया और नल को देखते हैं जो एक टाउन में आ जाते हैं, पर तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर टाउन वाले एक बंदे को काफी गंदे तरीके से मार रहे होते हैं। नल इन सारे बंदों को देखकर काफी घबरा रही होती है, जिसके बाद एलिसिया उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर हमें इन सारे गुंडों की लाश दिखाई जाती है जिन्हें पेड़ों पर लटकाया गया होता है। ये सारे बात कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो जायंट ऑक्टोपस मिला है वो बात सही है। ये सारे लोग इस बात से भी काफी परेशान होते हैं कि बोरुटो की आर्मी हमारे किंगडम पर अटैक कर रही है। ये बंदा कहता है तो अब ये सारा कुछ हमारे हाथों में है, हमें ही अपने किंगडम को बचाना होगा। एलिसिया उसे लेकर एक होटल में आ जाती है जहाँ पर उनके सामने दो बंदे खड़े होते हैं जो कि उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों के पास वेपन्स हैं। तभी पीछे से एक लेडी यहाँ पर आती है जो कि अपने दोनों बच्चों को डांटना शुरू कर देती है कि तुम दोनों पागल हो, जैसे हालात अभी यहाँ पर चल रहे हैं उसके हिसाब से सभी के पास वेपन्स होने चाहिए, तुम दोनों अंदर आ जाओ। ये औरत जिसका नाम है कारी वो ये कहती है कि इस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हाइडेनियंस का प्योर ब्लड है, पर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है और अब ये सारा कुछ तुम्हारे जवाब पर ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। एलिसिया उससे कहती है कि हम इस बच्चे के गार्ड हैं और हमें इसे बचाना है। कारी भी उनकी बातों पर बिलीव कर लेती है। अब एलिसिया कुछ पैसे देकर एक रूम को बुक कर लेती है। कारी अपने बच्चों से कहती है तुम नालायक यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो इनका सामान अंदर रखो, चलो। अब जैसे ही ये इस सामान को उठाने की कोशिश करते हैं तो ये सामान काफी भारी होता है और इन सभी की पैंट गीली पीली हो जाती है। एलिसिया और नल अब कमरे में आ चुके हैं, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि बाहर एक इंसेक्ट है जो कि इन दोनों को ही देख रहा है। अपने इस इंसेक्ट की वजह से मिनार्ड इन सभी के ऊपर नजर बनाए हुए है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि मिनार्ड अपने और भी सारे इंसेक्ट्स को लेकर इन सभी के पीछे आ जाता है। ये दोनों ही लूना को देखकर काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी कारी भी यहाँ पर आ जाती है, चलो अब खाना खा लो। जैसी एलिसिया खाना लेने के लिए नीचे जाती है तो वो ये देखती है कि सारे लोग यहाँ पर क्लेविटस और हीरोज के बीच में हुई फाइट के बारे में ही बातें कर रहे हैं। अरे क्या बेकार हीरोज हैं वो जो क्लेविटस को हरा नहीं पाए और सारे के सारे मारे गए। इन सब की बातें सुनने के बाद एलिसिया ये समझ जाती है कि इस जगह पर हीरोज की अब कोई भी मायने नहीं है। एक बंदा ये कहता है कि इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वो हीरोज हैं। एलिसिया जैसे ही खाने को लेकर ऊपर जा रही होती है तभी दरवाजे को तोड़कर एक चीज अंदर आ जाती है और जैसे ही इंसान उसे छूने वाला होता है तभी ये चीज एक काफी बड़े इंसेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये इंसेक्ट देखने में काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसको देखकर सारे लोग घबराना शुरू कर देते हैं। एक बंदा कहता है कि ये कोई आम इंसेक्ट नहीं है, ये इंसेक्ट डीमन के साथ रहता है और इसीलिए ये डीमंस की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तुम सभी को सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से हिलना मत, वरना तुम सारे मारे जा सकते हो। ये सारा कुछ देखकर एक बंदे की फट जाती है और वो यहाँ से बाहर भाग जाता है, पर बाहर खड़े हुए इंसेक्ट्स उसे ही जान से मार देते हैं। एलिसिया भी ये नोटिस करती है कि उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है जिसे वो रूम के अंदर भूल आई है। कारी उससे ये पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरा नाम है मिनार्ड और मैं बोरुटो की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। मैं बस ये देखना चाहता
हूँ कि यहाँ पर जो बच्चा आया हुआ है क्या उसके अंदर हाइडेनियंस का रॉयल ब्लड है या फिर नहीं। तभी एलिसिया को अंदर से नल के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हम अंदर देखते हैं कि यहाँ पर एक और विजर्ड है जिसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके नल को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर लूना भी इस विजर्ड को देखकर रोना शुरू कर देता है। नल उसे ये पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ तक कैसे आई। जिसके बाद ये विजर्ड अपने बारे में बताना शुरू करती है और इसका नाम है ने। वो ये कहती है कि मैं अपनी पावर्स की मदद से किसी भी आयरन की चीज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकती हूँ। वो लूना को एक मैजिकल पिल खिलाने का ट्राई कर रही होती है जिससे वो ये पता कर सकती है कि लूना के अंदर मैजिकल टैलेंट है या फिर नहीं, और ऐसा करने के लिए वो लूना के साथ जबरदस्ती कर रही होती है। नल को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एलिसिया इन दोनों को बचाने के लिए रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी मिनार्ड अपने इंसेक्ट से उसके ऊपर अटैक करवा देता है। वो ये कहता है क्या बात है, हाइडेनियंस के बच्चे के साथ एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन, ये तो काफी कमाल की बात है, लेकिन अब तुम्हारी मरने का टाइम आ चुका है। नल अपने आप को छुड़वाने का काफी ट्राई कर रही होती है। नी उससे कहती है तुम्हारा ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मेरा मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है और ये सामने से आने वाले एक खतरनाक बुल को भी आसानी से रोक सकता है। चलो बेटा इसे जल्दी से खा लो। पर तभी अचानक नल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस तरफ एलिसिया ने भी इस इंसेक्ट की काफी गंदी बैंड बजाई होती है और उसे लात मारकर नीचे फेंक देती है। मिनार्ड भी ये समझ जाता है कि आखिरकार एलिसिया कौन है। अंदर आने के बाद वो ये देखती है कि नल ने ने को पहले ही निपटा दिया है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें लूना को लेकर यहाँ से जल्दी ही जाना होगा क्योंकि ये सारे लूना के पीछे हैं और जब तक क्लैन यहाँ पर नहीं आ जाता हम इन सभी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिसके बाद ने मिनार्ड के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि वो सारे लोग यहाँ से भाग गए। मिनार्ड उससे पूछता है क्या तुमने उस बच्चे का मैजिक टेस्ट किया। उस लड़की ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया, वो लड़की काफी स्ट्रॉन्ग है, लगता है हमने उन सभी को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। और वो लड़की जिसे मैंने देखा था यानी कि जिसके पास वो स्वॉर्ड थी वो लड़की पक्का एलिसिया है। जिस वक्त ड्वेल ने उसके डैड को मारा था उस वक्त मैं भी वहीं पर था। हाँ पक्का वो लड़की वही है यानी कि एक हीरो। अब मिनार्ड को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो लड़की एक हीरो है तो वो एक नॉर्मल बच्चे के साथ ट्रैवल नहीं करेगी यानी कि वो बच्चा सच में हाइडेनियंस का वंशज है। तो चलो अब इसमें काफी मजा आने वाला है। अगली सीन में मिनार्ड ने सारे के सारे टाउन वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया होता है जो कि बस गिनती में 4 होते हैं। ये आदमी कहता है तुम जानते हो ना कि तुम कहाँ पर खड़े हो, अगर तुमने थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और तुम यहाँ पर क्यों आए हो और क्या चाहते हो। जिसके बाद मिनार्ड इन सभी को क्लेविटस के बारे में भड़काना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि वो एक डीमन किंग है जो कि यहाँ पर दोबारा से आया तो पूरे के पूरे किंगडम को ही पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। और हाँ ये बात तो तुम भी जानते हो कि उस डार्क बीस्ट से लड़ने की ताकत तुम्हारे में से किसी के भी अंदर नहीं है, उसका सामना बस हम ही कर सकते हैं। अबे ओए चल बे साइड हो, तूने हमारे एक साथी को मारा है तो हम तेरे ऊपर यकीन क्यों करें। और हाँ तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। मुझे माफ करना वो तो बस एक एक्सीडेंट था, वो तो गलती से मारा गया। जिसके बाद वो इन सभी को एलिसिया के बारे में भड़काना शुरू कर देता है और ये कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार बस एलिसिया है जो कि एक हीरो है और उसी की वजह से वो बाकी के 12 हीरोज भी जान से मारे गए। ड्वेल भी अपनी आर्मी के साथ एक रिवर को क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सामने एक और आर्मी है जो कि उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़ी हुई है। तभी यहाँ पर रॉड की एंट्री हो जाती है जो कि अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी लेक को ही एक ही झटके में बर्फ में तब्दील कर देता है। रॉड के इस प्लान की वजह से उनकी 6000 की आर्मी ड्वेल की आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देती है। ड्वेल भी ये देखकर समझ जाता है कि रॉड के पास जो स्पीयर है उसका नाम है फ्रॉस्ट फ्लावर, जिसका इस्तेमाल करके एक हीरो ने एक बार पूरी की पूरी डार्क आर्मी को ही खत्म कर दिया था। पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने अभी तक स्पीयर की पावर को मास्टर किया है। तुम्हारे पास अलग अलग विजर्ड्स हैं जिन्होंने इस लेक के टेम्परेचर को पहले ही डाउन कर दिया था जिससे तुम इसे आसानी से जमा पाए, क्यों है ना। ये सुनते ही रॉड उसके ऊपर अटैक कर देता है पर ड्रेल उसे बड़ी आराम से रोक लेता है क्योंकि ये इंसान भी कोई पानी कम चाय नहीं है। वो दोबारा से अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करके इसके घोड़े को जमा देता है। अब ड्रेल भी मैदान में आ गया था और इन दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। ये फाइट देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही होती है क्योंकि ये दोनों ही अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी ड्रेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पंजे को समन करता है जिससे वो रॉड के ऊपर अटैक करता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। ये देखकर एस्लिन की आर्मी जैसे ही रॉड को बचाने के लिए सामने से आ रही होती है तभी ड्रेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी आर्मी के साथ साथ उन सभी को भी मौत के घाट उतार देता है। ये सारे लोग काफी कमजोर हैं और इसीलिए ये सारे मारे गए। इन सभी को इस दुनिया की उस पार जाने का कोई भी हक नहीं है। रॉड ये सुनने के बाद काफी चौंक जाता है। क्या दुनिया के पार? पर तुम करना क्या चाहते हो? मैं
बस उस चीज को खत्म करना चाहता हूँ जो कि हीरोज के लिए कही गई है, क्योंकि हम कुछ ऐसे बीस्ट का सामना कर रहे हैं जिन्हें हम कभी भी हरा नहीं सकते। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर, यहाँ तक कि मेरे पुराने दोस्त भी इसी चीज के ऊपर बिलीव किया करते थे, लेकिन आज वो भी नहीं रहे। अब ड्रेल अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है और रॉड को ऐसे ही छोड़ देता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्लेविटस की एंट्री हो जाती है, जो कि अपनी रियल फॉर्म में होता है। क्लेविटस को देखकर सभी लोगों की फटनी शुरू हो जाती है। वो ये कहता है क्या तुम्हारा नाम ही ड्रेल है? पर तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं बस तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो वो तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्योंकि डार्क बीस्ट और ह्यूमन के बच्चे दोनों ही गायब हो रहे हैं और इसके पीछे यही मैजिक है जो कि तुम इस्तेमाल कर रहे हो। ओह, तो बस यही बात थी जो कि तुम मुझसे पूछने के लिए आए थे। मैं तुम्हें इस बात के लिए पहले ही वार्न कर देता हूँ, अगर तुम गलती से भी मेरी टेरिटरी में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कि मैंने हाइडेनियंस का किया था। अब क्लेविटस गुस्से में आकर इन सभी को मारना शुरू कर देता है। जैसे ड्रेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने वाला होता है तभी क्लेविटस अपनी पूंछ को उसकी छाती के आर पार कर देता है। मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे, इसी वजह से मैंने ये स्पेल बनाया है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर सील कर सकूं। अगली पल हम ये देखते हैं कि ड्रेल अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस कर देता है और क्लेविटस को एक काफी बड़े ब्लड की गोली में कैद कर देता है। पर यहाँ पर ड्रेल अपनी स्वॉर्ड की मदद से दोबारा से जिंदा हो चुका है, क्योंकि अब वो स्वॉर्ड और ड्रेल ये दोनों ही एक हो चुके हैं। तो फाइनली तुम मेरे स्पेल के अंदर फंसी गए और तुम इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, तो इसके अंदर मरो और सड़ो क्लेविटस। ये बोलने के बाद वो अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इस तरफ ये सारे के सारे टाउन वाले एलिसिया को ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये उसे जान से मारना चाहते हैं। तो भाई सच में आगे इस एनिमे के अंदर काफी मजा आने वाला है। क्लेविटस जिसे स्पेल के अंदर कैद कर दिया गया है, क्या वो इससे बाहर निकल पाएगा और क्या ये सारे के सारे गाँव वाले एलिसिया को जान से मार देंगे? ये सारा कुछ जानने के लिए आपको इस एनिमे का सेकंड पार्ट देखना होगा जो काफी जल्दी आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी सोल।